नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 17 मई। तो 17 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 17 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NRAI मतलब कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए किसे नामित किया गया है। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किए गए हैं NRAI के द्वारा। इनका नाम है अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामांकित किया है किसने, तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। बात करें वहीं पे NRAI ने द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है जो कि कोच के लिए दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो नामांकित किए गए हैं वो किए हैं जसपाल राणा। ये पिछली बार भी नामांकित किए गए थे। अब कोई ये भी जरूरी नहीं है कि इन लोगों को नामांकित किया गया है तो ये इन लोगों के लिए ये अवार्ड दे दिए जाएं। हालांकि हर एक संस्था अपने अपने खिलाड़ियों का नामांकन करती है। अब द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसके लिए नामांकित किया गया है NRAI के द्वारा जसपाल राणा के लिए। वहीं अगर बात करें तो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं NRAI के द्वारा। इनका नाम है सौरभ चौधरी तथा अभिषेक वर्मा। तो इन लोगों के लिए नामांकित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामांकित किया गया है अंजुम मुदगिल के लिए। और किसके द्वारा, तो NRAI के द्वारा। बात करें NRAI की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं NRAI के रानिंदर सिंह। बात करें अगर राजीव गांधी खेल रत्न 2019 की, तो राजीव गांधी खेल रत्न 2019 के जो विजेता बने थे, मतलब कि ये सम्मान दिया गया था दीपा मलिक के लिए और बजरंग पुनिया के लिए। वहीं अगर बात करें पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया गया था वो दिया गया था 1991 में विश्वनाथ आनंद के लिए। शतरंज से संबंधित हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये किस संगठन के प्रमुख हैं जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि अभी इस्तीफा दिया नहीं है, घोषणा की गई है। ये 31 अगस्त के लिए अपना इस्तीफा दे देंगे। 31 अगस्त 2020 में ये अपना इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो प्रमुख हैं विश्व व्यापार संगठन के, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ये महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाए जा रहे जो दबाव थे तो उन्हीं से परेशान हो गए थे ये, और इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा की है। बात करें विश्व व्यापार संगठन की तो स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें ये जो सम्मान क्यों दिया जाता है, तो युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को ये वाला जो ट्रॉफी है वो प्रदान की जाती है, जिसका नाम वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी। बात करें अगर लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार की, तो ये वर्तमान समय में कोच्चि में जो दक्षिणी नौसेना कमान है उसके एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल में ये लेफ्टिनेंट कमांडर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित मशीन का क्या नाम है जो राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो ये पहली स्वचालित मशीन है जो कि देश के लिए समर्पित कर दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसके माध्यम से होगा क्या, तो ये कोविड-19 के परीक्षण के लिए है और इस मशीन का नाम है कोवास 6800, मतलब कि कोवास 6800। और इस मशीन के माध्यम से 24 घंटों में 1200 सैंपलों का परीक्षण किया जा सकता है। और ये जो मशीन है ये स्विट्जरलैंड की रॉस डायग्नोस्टिक कंपनी द्वारा निर्मित है। रॉस डायग्नोस्टिक कंपनी स्विट्जरलैंड की है, उसके द्वारा ये निर्मित की गई है। बात करें और ये जो मशीन है इसके लिए स्थापित किया गया है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में, जो कि है नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया है। बात करें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की, क्योंकि यहीं पे इसके लिए स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय रोग के नियंत्रण केंद्र के सुजीत
कुमार। अगर बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कुछ समय पहले आयुष संजीवनी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो हिंदी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो भी कैंटीन है, अब उनमें केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचा जाएगा, कोई भी विदेशी नहीं बेचा जाएगा। और इस बात की घोषणा की है केंद्र गृह मंत्रालय ने की है। और ये कब से बेचने की घोषणा हुई है, तो 1 जून 2020 से। और कहाँ पे, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में, यहाँ कैंटीन लिखना भूल गया हूँ कि कैंटीन में, ये कैंटीन में बेचा जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जो भी कैंटीन है उसमें अब केवल 1 जून 2020 से स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की है गृह मंत्रालय के द्वारा। बात करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की, तो इसके अंतर्गत CISF, BSF ये सब पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये पहला यूरोपीय देश कौन है जो कि कोरोना मुक्त हुआ है, तो इसका नाम है स्लोवेनिया पूरे यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला ये यूरोप महाद्वीप का पहला देश भी बना है। बात करेंगे स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लियाना, मुद्रा है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवेनिया के जिनका नाम है जानेस जंसा, और इनकी नियुक्ति भी इसी वर्ष की गई है। और स्लोवेनिया से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, चूँकि कुछ समय पहले ही स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत अपॉइंटमेंट हुए थे। इनका क्या नाम था, तो स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है नम्रता एस कुमार। ये क्वेश्चन भी अभी का है, इसी मंथ का ही है ये क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है। तो ये भारतीय तटरक्षक बल मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक पोत है जिसका नाम है ICGS सचेत, और इसके लिए कहाँ से जलावतरित किया गया है, तो ये गोवा से किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके साथ साथ ये जो पोत है ICGS सचेत, इसके साथ साथ 2 इंटरसेप्टर बोट का भी जलावतरण किया गया है। इनका नाम है C450 और दूसरी इंटरसेप्टर बोट है उसका नाम है C451। तो ये पोत के साथ साथ ये जो इंटरसेप्टर बोट है इनका भी जलावतरण किया गया है गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से। और जो ये है ICGS सचेत, इसका जो निर्माण किया गया है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। वहीं बात करें ये जो 2 इंटरसेप्टर बोट हैं C450 और C451, इसका निर्माण किया गया है L&T के द्वारा मतलब कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और महानिदेशक हैं ICG अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, G20 समूह देशों के आभासी व्यापार व निवेश सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है। तो G20 समूह की अभी व्यापार व निवेश का एक सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री के साथ साथ ये केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। तो इन्हीं के द्वारा ही ये जो वर्चुअल एक समिट हुआ है जिसका नाम है व्यापार व निवेश पर यह आधारित है ये सम्मेलन, G20 समूह देशों का है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। और G20 की भी अध्यक्षता किसके बाद है, तो इस वर्ष जो अध्यक्षता है G20 की वो है सऊदी अरब के पास। और ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में कोविड-19 से उत्पन्न जो खतरे हैं तथा उनसे उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। बात करें अगर सऊदी अरब की, चूंकि अध्यक्षता है सऊदी अरब के पास, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अगर बात करें G20 की, तो कुछ समय पहले ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी सऊदी अरब में, G20 की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, और जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान ने। तो उस सम्मेलन में जो ऊर्जा मंत्रियों की जो सम्मेलन था उसमें जो ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया था अपने देश भारत के लिए। अब बात करते हैं सऊदी अरब से कुछ अन्य पॉइंटों की, तो कुछ समय पहले ही कल मैंने नोट कराया है कि सऊदी अरब द्वारा 1 जुलाई 2020 से जो बैट लगता था 5%, अब उसके लिए बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा। ये 1 जुलाई 2020
2020 से लागू हो जाएगा। उसके बाद जो अपराधी होते थे सऊदी अरब के, तो उन्हें कोड़े और चाबुक मारने की प्रथा थी, उसके लिए भी समाप्त कर दिया गया है। और नाबालिगों को जो फांसी दी जाती थी सऊदी अरब में, उस फांसी पर भी समाप्त हो गई है। मतलब कि जो नाबालिगों को फांसी दी जाती थी वो कानून भी समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक ने किया है डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए? तो ये किया है फेडरल बैंक ने किया है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ। और ये समझौता हुआ क्यों है और इसके माध्यम से होगा क्या? तो वो लोग मतलब कि NRI, मतलब कि जो आप प्रवासी जो भारतीय होते हैं, मतलब कि वो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, तो वो अपने पैसे अपने परिवारों के लिए भेजते हैं, तो वो इसके माध्यम से जो पैसे भेजेंगे तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, प्लस उसके लिए कम लागत और आसानी व तेज़ी से ये पैसे अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने देश में और अपने परिवार के लिए। तो यही है जिसके लिए मनी पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है फेडरल बैंक ने। यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, अप्रवासी भारतीयों द्वारा कम लागत, आसानी व तेज़ी से देश में पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए समझौता किया गया है। अब चूंकि ये समझौता किया है फेडरल बैंक ने, तो मुख्यालय है कोच्चि में और फेडरल बैंक के MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है मातृ स्मृष्टि। ये योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। और ये योजना के माध्यम से होगा क्या? तो इस योजना के माध्यम से जो राज्य के 6 जिले हैं उनमें तकरीबन 50,000 एकड़ की बंजर भूमि है। तो 50,000 एकड़ की बंजर भूमि पर ये भूमि आवंटित की जाएगी उन लोगों के लिए जो कि बागवानी व मत्स्य पालन करना चाहते हैं। तो यही है जिसका नाम दिया गया है मातृ स्मृष्टि योजना। मतलब कि 6 जिलों की जो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है उस भूमि का आवंटन किया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि उस भूमि पर बागवानी व मत्स्य पालन करना चाहते हैं। इससे होगा क्या? तो इससे एक तो इसमें तकरीबन 2.5 लाख ग्रामीण लाभान्वित होंगे और जो बंजर भूमि है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने नोट भी किया है, बागवानी व मत्स्य पालन हेतु भूमि का आवंटन किया जाएगा। अब चूंकि ये योजना है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। और अभी मैंने कुछ समय पहले नोट कराया था, जो पश्चिम बंगाल का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसने कोविड-19 के लिए स्वचालित चिकित्सा ट्राली भी विकसित की है। और उस चिकित्सा ट्राली के माध्यम से होगा क्या? तो कोविड-19 से संबंधित जो भी मरीज हैं उनके लिए खाना वगैरह पहुंचाया जाएगा। उसके बाद बात करें चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की, तो कुछ समय पहले इसने वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रेल इंजनों का निर्माण करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया था। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें जो बाघों की संख्या 88 थी वो 88 से बढ़ के अब कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है। उसके बाद लॉकडाउन में फंसे हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको बाहर निकलने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया था, पश्चिम बंगाल ने ही लॉन्च किया है, एग्जिट ऐप। उस ऐप का नाम दिया गया था एग्जिट ऐप। उसके बाद बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की अभी एथलीट हैं, धाविका है, मतलब कि जिनका नाम है झूमा खातून। अब ये क्वेश्चन करंट का ही है, तो झूमा खातून, तो उन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लग गया है। उसके बाद बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 का जो सेकंड संस्करण आया था, मतलब कि इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 का जो सेकंड संस्करण आया था उसमें भारत में जो सबसे शीर्ष संस्थान रहा था वो रहा था IIT खड़गपुर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर ओवरऑल बात करेंगे मतलब वैश्विक लेवल पे इस संस्थान का जो नंबर था वो नंबर था 57वां, लेकिन ये भारत में पहले नंबर पे थी। और बात करें इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में जो पहले नंबर पे रही थी न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी रही थी। उसके बाद बात करें अभी IQ ईयर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि दुनिया के जो 20 प्रदूषित शहर हैं, इन दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 2 शहर भारत के शामिल हैं, जिसमें एक तो महाराष्ट्र का मुंबई है और दूसरा पश्चिम बंगाल का कोलकाता भी शामिल है। उसके बाद बात करें तो अभी कोलकाता के सत्यरूप सिद्धांत हैं, इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत।
ये ऐसे प्रथम भारतीय हैं जो कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की थी, और जिसके कारण सतयुग सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें तो इंडिया पोस्ट द्वारा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस भी कहाँ शुरुआत की गई है, तो ये कोलकाता में शुरू की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 35वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही मनाया गया था। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। उसके बाद जो आसनसोल रेलवे स्टेशन है और ये कहाँ पड़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ती है, आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद वहीं बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कुछ समय पहले, मतलब कि 2 महीने पहले की बात है जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था, तो उस समय पहले पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जेल की जितने भी कैदी होंगे, मतलब कि सेल में जितनी भी कैदी रहती है, तो उनके लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की गई थी पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा, ताकि कैदियों के जीवन पर और कैदियों की जो मानसिकता है उसमें सकारात्मकता आए। उसके बाद कोलकाता में ही आयोजित हुई थी 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020, जिसमें कि मणिपुर की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। उसके बाद बात करें तो पुणे में एक बिलियर्ड चैंपियनशिप थी जिसका नाम था, तो पुणे में आयोजित हुई थी, इसका नाम था सीनियर नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2020, और इसका खिताब जो जीता था वो पश्चिम बंगाल के पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया था। उसके बाद शांति के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, तो उनके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी। उसका सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें कि फलों के उत्पादन में कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था उसका आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया था, और इसमें जो फोकस कंट्री रहा था वो रहा था रशिया। उसके बाद 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव था उसका भी आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है। कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम बदला गया है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम पर उस बंदरगाह का नाम रखा गया है। और लास्ट एक पॉइंट और है कि चौथा बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं। हालांकि ये राष्ट्रमंडल की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, तो भारत की तरफ से भी कौन शामिल होंगे, तो स्वास्थ्य मंत्री ही शामिल होंगे। लेकिन ये संस्करण इंपोर्टेंट है, ये 32वीं बैठक है और इसमें पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो बैठक है इसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया था केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उसके बाद बात करें ये जो बैठक हुई है इसकी थीम भी रही है, तो थीम ध्यान रख के चलना, इस थीम है डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो ये है संयुक्त राष्ट्र संगठन की। और इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों के और वैश्विक स्तर पर जीडीपी कितनी रहेगी, विकास दर, मतलब कि भारत की भी विकास दर कितनी रहेगी, तो ये रिपोर्ट यही चीज़ जारी की है इसी रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट के अनुसार मैंने मेन बात यहाँ नोट कर ली है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 3.2% की कमी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें अगर भारत की, तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में जो भारत की विकास दर रहेगी वो रहेगी 1.2%। वहीं 2021 में भारत की जो विकास दर रहेगी वो रहेगी 5.5%। और हालांकि ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020, ये है संयुक्त राष्ट्र की। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। और इसके लिए जो भूमि प्रदान की थी सर जॉन रॉकफेलर ने संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए। बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने माता पिता द्वारा बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फैमिली सेफ्टी नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये फैमिली सेफ्टी नामक एक ऐप है जो कि बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मदद करेगा माता पिता की, और ये ऐप लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने।
और ये जो ऐप है, ये ऐप लॉन्च किया क्यों गया है, तो इसके माध्यम से होगा क्या, तो इंटरनेट पर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए एक्सेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे उन चीज़ों को भी बचपन में ही एक्सेस करने लगते हैं। तो इसी पर ये जो गतिविधियां हैं, तो इन्हीं गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फैमिली सेफ्टी नामक ऐप लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इस ऐप के माध्यम से इंटरनेट पर वो क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, इस पर निगरानी की जा सकती है। क्योंकि ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, और सीईओ हैं सत्या नडेला। संस्थापक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स और पॉल एलन का तो निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 व 12 की शेष परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की है, मतलब कि रद्द कर दी है, घोषणा स्थगित नहीं, मतलब कि रद्द करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। जो कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, तो कोरोना वायरस के कारण वो परीक्षाएं छूट गई, तो इसके कारण अब वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य ने उन परीक्षाएं, जो जितनी भी शेष परीक्षाएं बची थी, उनके लिए रद्द करने की घोषणा की है। और अब होगा क्या, तो जो प्री एग्जाम बोर्ड है, तो उन्हीं के आधार पर उन लड़कों के लिए, मतलब कि उन छात्रों के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, इनका नाम है पी आर रामचंद्र मेनन। अगर मैं बात करूं, अभी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित एक क्वेश्चन भी था छत्तीसगढ़ से, कि छत्तीसगढ़ के पूर्व एक मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। इनका अभी निधन हो गया है, और ये लोकपाल के पूर्व न्यायिक सदस्य भी रहे थे। उसके बाद बात करें, तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में जो शीर्ष स्थान मिला है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मिला है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। बात करें जो नरेगा की शुरुआत, जो क्योंकि मनरेगा के तहत ही थी, जिसमें कि शीर्ष स्थान रहा था श्रमिकों को रोजगार देने में, ये छत्तीसगढ़ का था। तो मनरेगा की शुरुआत तो वैसे नरेगा नाम से हुई थी, 2006 में की गई थी, बांदावली जिले से। बांदावली जिले में एक गांव पड़ता है अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। बाद में 2 अक्टूबर 2009 के लिए नरेगा का नाम खत्म करके उसके लिए मनरेगा कर दिया गया था। उसके बाद बात करें, तो अभी छत्तीसगढ़ से ही एक संबंधित क्वेश्चन और भी है, कि छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम था आरवी भुरकोटे थे, और इनका भी निधन हो चुका है। और ये आरवी भुरकोटे जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें ये महात्मा गांधी के सहयोगी भी रहे थे। उसके बाद सब्जी था फलों की होम डिलीवरी हेतु सीजी हार्ट नाम से एक ऐप भी विकसित किया है, किसने, छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार ने। उसके बाद वहीं बात करते हैं कि होम क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए अभी रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो शुरुआत की गई है, वो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही की है। और जितने भी राज्य हैं, राज्य के समस्त हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनेगा, जिसका नाम है गोरेला पेड्रो मारवाही। नाम बड़ा अजीब है, लिख लेना, गोरेला पेड्रा मारवाही। ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनेगा, और ये इसे बिलासपुर से काट के बनाया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ से, कि युवाओं को नौकरी खोजने में मदद हेतु एक ऐप भी विकसित किया था, किसने, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। और उस ऐप का नाम रखा था संगी ऐप। उस ऐप का क्या नाम था, संगी ऐप था, जो कि राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए जॉब खोजने में मदद करेगा, संगी नामक ऐप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की कमी दर्ज की गई है। तो ये 3% की कमी दर्ज की गई है 2020 की पहली तिमाही में। और ये किस संगठन की रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट है अंकटाड की। कोरोना वायरस के कारण ही ये 3% की कमी दर्ज की गई है। अब बात चली गई है अंकटाड की, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो है अंकटाड की। तो अंकटाड की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है जिनेवा में, और महासचिव हैं अंकटाड के मुक्षा कितुई। और अंकटाड से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और बता दूं, कि जब कोरोना वायरस का प्रकोप जब भारत में स्टार्ट ही हुआ था, तो उसका कुछ समय हो गया था। उसके बाद अंकटाड ने एक रिपोर्ट और भी जारी की थी, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर चुकी है। तो ये कथन भी कहा गया था अंकटाड के
द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, ये कौन थी? तो बेटी राइट जिनका हाल ही में निधन हो गया ये थी एक सिंगर थी, मतलब कि एक गायक थी और ये ग्रैमी अवार्ड विजेता भी थी। इन्होंने एक सॉन्ग था और उस सॉन्ग के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है इनके लिए। इस सॉन्ग का नाम था वेयर इज़ द लव, वेयर इज़ द लव नाम से सॉन्ग था और इसी सॉन्ग के लिए इनके लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। अब इनका निधन हो गया है बेटी राइट। और ये कौन है? तो ये गायक हैं। उसके बाद एक निधन और हुआ है, उनका नाम है साईं गुंडेवाल। ये साईं गुंडेवाल कौन थे? तो ये बॉलीवुड अभिनेता थे। इनका भी निधन हो गया है 42 ईयर में, 42 उम्र में हुआ हो गया है इनका निधन। और ये जो अभिनेता थे, हालांकि इन्होंने बहुत कम फिल्में ही बनाई थी, तो पी के बाद रॉक ऑन फिल्मों में इन्होंने अपना कार्य किया था। उसके बाद बात करते हैं अन्य निधनों के रिविजनों की। तो मनमीत सिंह बालिया का निधन हुआ था, मैं नोट करा चुका हूँ सब। मनमीत सिंह बालिया ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे। जेरी लेस्टर ये कॉमेडियन थी यूएसए की। पंडाटा कुटुप्पा ये हॉकी रेफरी थे तथा कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक भी थे ये। उसके बाद हरिशंकर वासुदेवन ये इतिहासकार थे। रॉब गिब्स ये फिल्म निर्देशक थे यूएसए के। अजय कुमार त्रिपाठी में अभी मैंने बताया था, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। यहाँ मैंने सीजे लिख दिया है, सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस और एचसी का मतलब होता है यहाँ पे हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके साथ साथ ये लोकपाल के पूर्व न्यायिक सदस्य भी रहे थे। के.एस. निसार अहमद ये कवि थे कन्नड़ भाषा के। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये कौन थे? तो ये भारतीय लेखक थे। माइकल रॉबिन्सन ये कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे, लिवरपूल फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते थे। उसके बाद चुन्नी गोस्वामी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फुटबॉलर थे और फुटबॉलर के साथ ही ये क्रिकेटर भी थे। और ये बंगाल की जो रणजी टीम थी उसके ये पूर्व कैप्टन भी रहे थे चुन्नी गोस्वामी। और यहाँ से मैं एक बात हमेशा बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है कि 1962 का जो एशियाई गेम्स हुआ था और उसमें जो भारत की जो फुटबॉल टीम थी उसी के कैप्टन थे चुन्नी गोस्वामी। और उन्हीं गेम्स में इनकी टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता था। ट्रॉय स्नेड ये कौन थे? तो ये गायक थे। उसके बाद लास्ट है डेनिस गोल्डबर्ग, ये कौन थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये दोनों निधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चुन्नी गोस्वामी का, एक डेनिस गोल्डबर्ग का और एक है अजय कुमार त्रिपाठी का। उसके बाद एक पंडाटा कुटुप्पा का है। तो ये कुछ निधन ऐसे हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और डेनिस गोल्डबर्ग से मैं आपको एक बार बता दूं, जो रंगभेद आंदोलन चला था दक्षिण अफ्रीका में जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा चलाया गया था, तो उस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जिसके लिए इन्होंने कई बार अपनी लाइफ के जो 22 साल थे, इन्होंने लाइफ के 22 साल जेल में ही काटे थे। उसके बाद एक निधन और रह गए, बॉलीवुड अभिनेता थे दोनों, याद होंगे, इरफान खान और ऋषि कपूर, उन दोनों का भी निधन हो गया। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो बनी थी बी विद्यावती बनी है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये एसोचैम था इसका आंसर। प्राणवायु नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी किस शहर में की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई थी। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था किसके द्वारा यूनाइटेड वी फाइट गीत को जारी किया गया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, मतलब कि इसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं ICCR। और हम हार नहीं मानेंगे वो गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था सुंदरम बेंटोगा नहीं है, सुंदरम बेंटांगो नामक स्वचालित श्वसन उपकरण का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो TVS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने इसका विकास किया है IIT मद्रास के साथ मिलकर। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था किस राज्य की सोहराई खोमल पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? झारखंड के लिए दिया गया है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था किसके द्वारा भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है विजय रूपाणी के द्वारा पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। और इस सीलिंग मशीन से होगा क्या? तो ये सिलाई मशीन है, हम लोग देसी भाषा में सिलाई मशीन बोलते हैं। तो ये सीलिंग मशीन सिलाई मशीन है जिसके द्वारा PPE जो किट होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो उन्हीं का निर्माण किया जाएगा इस मशीन के माध्यम से। आठवां क्वेश्चन मैंने पूछा था डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया था। नौवां क्वेश्चन मैंने पूछा था किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में कर दिया है। अब बात करते हैं आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है आपसे, आई फील यू नामक ब्रेसलेट का विकास किसके द्वारा किया गया, मतलब कि किस देश ने इसका विकास किया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तीसरा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है? चौथा क्वेश्चन बताना है किसकी अध्यक्षता में
लॉकडाउन के बाद पुनः खेल प्रशिक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। 5वां क्वेश्चन बताना है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान बताना है, कौन से नंबर पे रहा है और पहला स्थान बताना है किसका रहा है। 6वां क्वेश्चन बताना है, नाडा के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल होने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन है, कौन बने हैं। 7वां क्वेश्चन आपके लिए बताना है, किस बैंक द्वारा भारत को $1 बिलियन की सहायता राशि देने की मंजूरी मिली है अभी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन बताना है, वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किस आयोग के द्वारा किया जाएगा। और 9वां क्वेश्चन बताना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इन सब क्वेश्चनों के आप आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें। अगर क्वेश्चन आपके लिए लगता है कि जल्दी बोलता हूँ तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि जिससे आवाज़ क्या हो जाती है, हल्की हल्की हो जाती है, तो या फिर आप वीडियो पॉज करके भी देखा कीजिए और क्वेश्चनों का आंसर आप नीचे जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।